हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग ने इम्पॉर्टेंट चैप्टर था रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और उसका जो पहला भाग होता है उसको दो पार्ट में बेसिकली पढ़ाया जाता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में पढ़ाया जाता है। पिछली क्लास में हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और बहुत अच्छे से देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे उसका वर्क होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग ने स्टडी किया था, क्योंकि दोनों ही पार्ट जो है लगभग इंटरलिंक्ड हैं, इसी वजह से मैं थोड़ी चीज़ें रिकॉल करके उसके बाद में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग फीमेल वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ठीक है सिस्टम। ठीक है, चलो कल हम लोग ने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल का स्पर्म ठीक है, और फीमेल का प्लस ओवम करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फ्यूज़न होगा। तो फ्यूज़न होने के बाद में क्या बनेगा, फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो फ्यूज़न होगा तो बनेगा क्या, बनेगा जाइगोट। ठीक है, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट का कुछ समय बाद ये बनेगा क्या, एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट के बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के कुछ समय बाद में क्या बनेगा, बेबी बनेगा। समझ में आया, क्या बन जाएगा, बेबी बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, स्पर्म मेल की बात अगर हम बात करें तो हम लोग ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल वाला मैंने बताया था आपको कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्राथमिक यौन वो अंग क्या होता है, तो वो होता है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस या वृषण के बारे में हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हम लोग ने देखा था कि जो मान लो ये टेस्टिस हैं, तो टेस्टिस के अंदर करीब 250 है नी, 250 जो है टेस्टिकुलर लिब्यूल्स होते हैं और हर एक टेस्टिकुलर लिब्यूल्स के अंदर जो है करीब 1 से लेकर 3 तक जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्पर्म जो है फॉर्मेशन जो होता है, स्पर्म जो फॉर्मेशन होता है इसी के अंदर होता है, इसी सेमिनिफेरस लिब्यूल्स में होता है। ठीक है, अच्छा, इसी में स्पर्म फॉर्मेशन भी होगा और इसी में क्या होता था, सर्टोली सेल होते थे। क्या होते थे, सर्टोली सेल होते थे। सर्टोली सेल क्या करते थे, स्पर्म को नरिशमेंट देते थे। स्पर्म को क्या करते थे, नरिशमेंट करते थे, पोषण देते थे, ताकि जो है स्पर्म क्या है, बढ़िया वो अच्छे से तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। और स्वस्थ होगा तभी मैंने बताया था कि जो स्पर्म की काउंट जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें स्पर्म काउंट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलियंस में होते हैं, लेकिन जो है जो सबसे स्वस्थ होता है, जो सबसे हष्ट पुष्ट होता है, वही जाके उससे एग से फ्यूज़ हो पाता है। समझ में आया, ठीक। चलो, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखा था। आज हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, इसका हम लोग सबसे पहली बात तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग ने मेल्स में हम लोग पढ़े थे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल का होता है वो क्या है, ओवरीज होती है। ठीक है, ओवरी। ठीक है, ओवरी होती है। ओवरी को हिंदी में हम लोग जो है अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, ओवरी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, ओवरीज होती हैं। ओवरीज क्यों बोला, क्योंकि ये 2 नंबर में होती हैं। ठीक है, 2 नंबर में मतलब दो होती हैं। ठीक है, पहला वाला ये, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा फिगर के समझते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला ये हो गई क्या, ओवरीज हो गई। ठीक, ये जिससे जुड़ी है जो एक पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या हिंदी में अंडवाहिनी बोलते हैं। समझ में आया। फिर उसके बाद में फिर देखो फैलोपियन, इसमें ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग्स पाए जाते हैं, वो क्या है, फॉलिकल, उनको बोलते हैं फॉलिकल। ठीक है, हिंदी में भी यही बोल लेंगे, फॉलिकल।
ठीक है। अच्छा, ये पूरी ओवरी हो गई, ये तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब हो गया। उसके बाद में ये तुम्हारा पार्ट यूट्रस है, ये पार्ट क्या है, यूट्रस होता है, ठीक। और ये वाला जो पार्ट यहाँ पर एंडिंग है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है, ग्रीवा बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको वेजाइना बोलते हैं या योनि बोलते हैं। समझ में आया, ठीक। चलो अब हम लोगों को क्या करना है, इसी को पढ़ना है बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो सबसे पहली बात तो हम लोग को ओवरी के बारे में समझना है, ठीक है। ओवरी क्या है, ठीक है। तो देखो हम थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर अलग से बना रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है, ठीक। देखो ओवरी, ये ओवरी है और इसके साथ में ये निकला है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब माने अंडवाहिनी निकला है। फेलोपियन ट्यूब, देखो जब भी कोई भी लड़की पैदा होती है, ठीक है, जब भी कोई एक लड़की पैदा होती है, जब छोटी होती है, मतलब जब पैदा हुई तभी से उसकी ओवरी में क्या होता है, उसकी ओवरी में कई सारी ये है अपरिपक्व अंडे जो है इसमें मौजूद होते हैं, अपरिपक्व अंडे मौजूद होते हैं। समझ में आया, ये हमेशा ये पड़े रहते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही वो लड़की 9 से 13 साल की प्यूबर्टी एज में आएगी, प्यूबर्टी एज मानी किशोरावस्था में जब ये आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, हर महीने क्या होगा, यहाँ से एक अंडा बाहर आएगा। किस में आएगा, फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आने के बाद में यहीं पर रहेगा और ये क्या करेगा, पूरा मंथ जो है लगभग ये वेट करेगा स्पर्म के आने के लिए, ठीक है। स्पर्म के आने के लिए जो है ये वेट करता है। कैसे, इस वाले फिगर में समझो, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, जैसे ही प्यूबर्टी एज आई, कब, 9 से 13 साल की एज में, क्या होगा, एक अंडा जो है यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रुक के इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा, स्पर्म का इंतजार करेगा, ठीक है। स्पर्म जो है, मान लो यहाँ से स्पर्म जाएगा, ठीक है, यहाँ से स्पर्म जाएगा, स्पर्म जाते मान लो इसको ये यहाँ पर मिल गया, ठीक है, इसको मिल गया, ठीक। मैंने बताया बहुत सारे स्पर्म होंगे, लेकिन स्पर्म में क्या होगा, यहाँ पर ये पार्ट जो एसिडिक होता है, यहाँ पर एसिडिक होता है, तो एसिडिक होने की वजह से बहुत सारे स्पर्म यही मर जाएंगे। उसके बाद में शरीर क्या करेगा, शरीर एंटीबॉडीज बनाएगा, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी आ रहा है कोई चीज़, ठीक, एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडीज की वजह से मर जाएंगे। तो एक जो है स्पर्म मिलियन में से एक स्पर्म जो है जो बिल्कुल स्वस्थ होगा, वो वाला स्पर्म जो है जाएगा और जाके बाद में यहाँ पर जाके इस अंडे से फ्यूज करेगा, ठीक। फ्यूज कर गया तो अच्छी बात है, ठीक है। फ्यूज कर गया तो क्या होगा, यहीं पर फ्यूजन होगा तो बनेगा, या फ्यूज होने के बाद में ये धीरे धीरे 14 दिन, लगभग 14 दिन में क्या होगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, इस यूट्रस के अंदर यहाँ पर ट्रांसप्लांट हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ देखो, जैसे फ्यूज हुआ, फ्यूज के कुछ दिन के बाद में क्या होगा, ये यहाँ पर यूट्रस में यहाँ पर आके टिक जाएगी, ठीक है। और यहीं पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर यहीं पर क्या होगा, ये फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद में क्या होगा, फिर बेबी बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। फिर इसके बाद में क्या, फीटस बनेगा। क्या बनेगा, फीटस बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, फीटस, भ्रूण बनेगा। और यहीं पर धीरे धीरे बढ़ते 9 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेबी हो जाएगा, ठीक है। तो बेबी क्या होगा, फिर बेबी इसी रास्ते से, ठीक है, ये जो सर्विक्स ग्रीवा के रास्ते से यहाँ पर ये स्ट्रेचेबल मसल्स होती हैं, ठीक है, ये स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच होने से क्या हो जाएगा, ये बेबी जो है बाहर उसकी डिलीवरी हो जाएगी। क्लियर है। दूसरी बात, ये जो इस ग्रीवा है, ये ग्रीवा की अगर बात करें या हम ये यूट्रस की बात करें, ठीक है, यूट्रस की बात करें, गर्भाशय की बात करें, इसमें आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये गर्भाशय में बेसिकली 3 लेयर होती हैं, ठीक है, 3 लेयर होती हैं। ये जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों की 3 लेयर होती हैं इसमें, ठीक है। कितनी लेयर, 3 लेयर। सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। बाहरी वाली से जो लेयर होती है उसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं।
उसके जो अंदर गई है, अंदर ये वाली लेयर, इसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो सबसे अंदर होती है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडो माने क्या, मैंने कई बार बताया, एंडो माने अंदर, एंडो माने अंदर। जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था हार्मोन्स, तब भी मैंने बताया था कि ऐसी ग्रंथि होती हैं जिनको हम लोग, जो अंदर होते हैं सर, इनको हम लोग क्या बोलते थे, एक होती थी क्या, एक्सोक्राइन, एक होता था एंडोक्राइन। तो एंडो माने क्या, एंडो माने अंदर और एक्सो माने बाहर, ठीक है। तो जो सबसे अंदर होती है जो मसल्स की लेयर, उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। मैट्रियम मीन्स रिलेटेड टू लेयर, ठीक है। तो ये जो मसल्स होती हैं, जो 3 मसल्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे से समझना। ये जो लेयर होती हैं, ये लेयर इतनी स्ट्रेचेबल होती है पूरे शरीर में, ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह होती हैं, ठीक है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह होती, बलून की तरह होती है। कि मतलब गुब्बारा देखो कितना बड़ा, इतना बड़ा होता है, लेकिन गुब्बारे में हवा भरो, फुला दो तो इतना बड़ा गुब्बारा हो जाता है, ठीक। हवा निकलेगी, क्या होगा, फिर धीरे धीरे अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर क्या है, ये मसल्स, इसी वजह से कहा जाता है शरीर की सबसे ज्यादा स्ट्रेचेबल, मैक्सिमम स्ट्रेचेबल मसल्स कौन सी होती हैं, यूट्रस मसल्स होती है, मैक्सिमम स्ट्रेचेबल मसल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, तो अभी तो नॉर्मल है, लेकिन जब ये बेबी आ जाता है तो बेबी आने की वजह से ये मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रेच होती हैं। जब बेबी 9 महीने का बड़ा, सबसे बड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, ये मैक्सिमम जो है स्टेज पर होती हैं। ये अच्छा, स्ट्रेचेबल की भी एक सीमा होती है, ठीक है। ये नहीं, जैसे गुब्बारा है तो गुब्बारा है, उसकी भी स्ट्रेचेबल की एक सीमा है, ठीक है। आप फुलाते रहोगे, हवा भरते रहोगे तो बहुत ज़्यादा फट जाएगा फिर, ठीक है, फूट जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी जो है इसकी एक सीमा होती है कि स्ट्रेचेबल कितना हो सकती है, कितने महीने तक लगभग ये स्ट्रेच रह सकती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे 9 महीने के बाद में जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है या सिजेरियन डिलीवरी है, जैसे भी हो, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, फिर ये ऑटोमेटिकली जब बेबी बाहर आ गया, बेबी बाहर आ जाएगा तो धीरे धीरे करीब 2 से 3 महीने में क्या होता है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में फिर से आ जाएंगी। समझ में आया, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो है मैक्सिमम स्ट्रेचेबल मसल्स होती हैं, ठीक है। चलो दूसरी बात, ये सर्विक्स जो होता है, ये सर्विक्स भी यहाँ से स्ट्रेचेबल होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी जो है आसान से हो सके, ठीक है। सर्विक्स जो एरिया होता है, यहीं पर जो है सर्वाइकल कैंसर होता है। जो सर्विक का कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, बहुत कॉमन देखा गया है, ठीक है। दूसरी बात, यूट्रस का जो कैंसर होता है, यूट्रस का कैंसर भी आजकल बहुत देखा जा रहा है, लेकिन यूट्रस का कैंसर बाकी कैंसरों से जो है ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसमें लेयर्स होती है, यूट्रस में क्या होती है, लेयर्स होती हैं। लेयर होने की वजह से क्या होता है, जब तक वो फैलेगा, दूसरी लेयर में जाएगा, तीसरी लेयर में जाएगा, तब तक क्या होता है, इंसान को पता चल जाता है और उसका इलाज भी हो जाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जाता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब इधर आओ। अब देखो क्या होता है, ये चीज़ मैंने थोड़ी बात बताई, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे ऐसे बना है ना, ऐसे कुछ उंगली नुमा आकार बना है, ठीक। उंगली नुमा आकार क्यों होता है, मैंने आपको बताया, यहाँ पर खूब सारे हज़ारों जो है अंडे मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे ही बालिका का जन्म होता है तभी से वो मौजूद रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसके 9 से 13 साल की जो प्यूबर्टी की एज आती है, तुरंत क्या होता है, हर एक महीने कभी इस ओवरी से निकलेगा, कभी इस ओवरी से निकलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों ओवरी से निकलेगा, सिर्फ एक निकलेगा, कभी इससे तो कभी इससे निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात, तो अब जैसे ही निकलेगा, हुआ क्या कि आपने देखा था, जब मैं मेल का स्पर्म पढ़ा रहा था तो स्पर्म में मैंने बताया था, ठीक है, स्पर्म में मैंने बताया था कि क्या होता है, कि स्पर्म में क्या होता है, यहाँ पर फ्लैजिला होता है, ठीक है, फ्लैजिला होता है, ठीक। फ्लैजिला क्या करता था, फ्लैजिला ये क्या है, ये सांप की तरह ऐसे क्या करेगा, ये घूमेगा और जिसकी वजह से स्पर्म क्या होगा, आगे मूव होगा, ठीक। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ये ट्रक है, ये क्या कर रहा है, बार बार ऐसे घूम करके स्पर्म को आगे बढ़ा रहा है।
अब मगर इधर देखो, लेडीज़ में देखो क्या है, इसमें क्या है, इसमें ओवरीज में जो एग निकल रहा है इसके पास तो कोई फ्लैजिला नहीं, ठीक है, इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है, इसी वजह से ये क्या होता है, ये आगे नहीं जा पाता है। लेकिन यहाँ से जब निकलेगा, यहाँ से जब निकलेगा तो जो फेलोपियन ट्यूब है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब के जो ये वाला पार्ट, जो एंट्री वाला पार्ट है, ये कुछ इस तरीके से बना होता है, ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि क्या हो, एग जो है हमारा यहाँ तक आ जाए, ठीक। तो यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ के बाद में वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आए, यहाँ पर मूव नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बस यही है कि इंतजार करेगा, वो एग का इंतजार, सॉरी स्पर्म का इंतजार करेगा। स्पर्म गया तो ठीक, नहीं गया तो कोई बात नहीं, ठीक। फिर क्या होगा, नहीं गया तो क्या होगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा, माने छट जाएगा। अभी हम आगे उसके बारे में बात करते हैं। समझ में आई इतनी बात, ठीक। चलो, तो इतनी बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं थोड़ी और बातें, ठीक है, थोड़ी और बातें जरा देखते हैं कि कैसे आगे प्रोसेस होता है। अगर मान लो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, मान लो स्पर्म इसको नहीं मिला, ठीक है, स्पर्म नहीं मिला तो फिर क्या होगा, ठीक है। देखो, स्पर्म मिल गया तब तो क्या हुआ कि फर्टिलाइज हो गया, कुछ दिनों के बाद में यहाँ आ जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा और डिलीवरी हो जाएगी। क्लियर है। अब नहीं हुआ तो ठीक है, अब मैं नहीं हुआ तो मैं आपको इसी प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है, मासिक धर्म बोलते हैं। वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कैसे होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने आपको बताया हर महीने क्या होगा, यहाँ पर एक एग निकलेगा और निकल के यहाँ फेलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा, ठीक। पहले मैं आपको आम भाषा में समझा रहा हूँ, उसके बाद में थोड़ा टेक्निकल बातें समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, हर महीने यहाँ पर निकल के वो इंतज़ार करेगा। इंतज़ार करने के बाद में अगर फ्यूज़ हो गया तब तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में फिर क्या होगा, ये अपने आप से रीजनरेट करेगा। रीजनरेट मतलब क्या, टूटने लगेगा। समझ में आया। और दूसरी बात ये है कि देखो प्रकृति ने क्या तरीका बनाया है अपने बच्चे को, मतलब जो इसमें बेबी आएगा उसको सेफ रखने के लिए क्या तरीका बनाया है। जब यहाँ से ये एग निकलेगा, फेलोपियन ट्यूब में इंतज़ार करेगा, तभी क्या होता है, तभी धीरे धीरे यहाँ पर एक यहाँ पर क्या होता है, एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक लेयर बनना मतलब एक पीरियड से लेके अगले पीरियड तक क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ छोटी सी एक लेयर बनने लगती है। एक लेयर ऐसे ऐसे करके लेयर बन जाएगी, ठीक है। एक लेयर बन जाती है, ऐसे करके लेयर बन जाती है। ये लेयर क्यों बनती है, ये लेयर इस वजह से बनती है कि जो है देखो प्रकृति का तो नियम वही है कि भाई ये यूट्रस क्यों बनाई गई, क्यों, इसी वजह से, क्योंकि बेबी आएगा इसमें, ठीक। तो अब ये देखो प्रकृति के रूप से अगर देखा जाए तो ये यूट्रस ये मान के चलती है कि इस महीने क्या होगा, इस महीने स्पर्म आएगा, स्पर्म आके इसको फ्यूज करेगा और जब फ्यूज करेगा तो इसमें आएगा क्या, इसमें फीटस होगा और इसमें बेबी होगा, ठीक। तो बेबी को कोई दिक्कत ना हो और ये यूट्रस मसल्स उसको जो है उसको अच्छे से कैप्चर कर सके, इस वजह से इसकी लाइनिंग क्या होती, मोटी हो जाती है। दूसरी बात आप ऐसा समझो, देखो जैसे हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, ठीक, हाथ है तो देखो यहाँ पर क्या है, इसमें उंगलियां हैं तो लाइनिंग है, ठीक है, तो हल्का खुरदुरा है, समझ रहे हो, ऐसा समझो, बिल्कुल आम भाषा में बिल्कुल खुरदुरा है, ठीक, ये भी खुरदुरा है। लेकिन क्या हुआ, अब देखो अभी नॉर्मल, ये मान लो नॉर्मल यूट्रस है, फिर क्या हुआ, इसमें हल्की हल्की लाइनिंग बन जाएगी, हल्की हल्की परत चढ़ा देंगे, मान लो इसमें कोई लेप लगा दिया, बिल्कुल चिकना हो गया है, बिल्कुल चिकना हो गया। तो अब क्या होगा, इसमें अगर कोई बेबी आएगा तो उसको चिकनाहट की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो ये रफ होगा, मान लो इधर क्या है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है, रफ है, तो क्या होगा, एकदम से बच्चे को जो है दिक्कत हो सकती है, ठीक है, वो अपने आप में मूवमेंट उसका नहीं हो पाएगा, ठीक। इसी वजह से क्या ये लाइनिंग बनाई जाती है, लाइनिंग बन जाती है, अपने आप से लाइनिंग बन जाती है। क्लियर है, ठीक। तो ये जो लाइनिंग बन जाती है, क्यों बनती है, क्योंकि पहली बात तो क्या है,
ये यूट्रस बेबी को सहन कर सके, उसको उठा सके। दूसरी बात, बेबी इसके अंदर आराम से रह सके, उसको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और यहीं पर क्या होगा, प्लेसेंटा वाली लेयर बनती है, प्लेसेंटा की लेयर बनेगी, जिसके माध्यम से क्या होगा, बेबी और माँ के बीच में वो ऐसा बैरियर होगा, ऐसा बैरियर नहीं होगा, ऐसा सपोर्ट सिस्टम होगा, जिससे माँ से बच्चे को हवा, पानी, खाना, हर चीज़ उसको मिलेगा। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से उसको मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग गर्भनाल बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे। तो होगा क्या, अब हम लोग वो बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि भाई अगर मान लो इसको कुछ समय तक स्पर्म नहीं मिला, ठीक, नहीं मिला, तो क्या होगा, ये अब टूटना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और टूटेगा और टूट के आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, आगे जाएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां तो एक मोटी लाइनिंग बन चुकी है, यहां पर बन चुकी है, तो क्या करेगा, ये अपने साथ में ये वाली जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, इसको भी तोड़ेगा। ठीक है, ये लाइनिंग भी तोड़ेगा, और लाइनिंग तोड़ेगा तो यही कारण है, ये टूटेगी और ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, खिंचाव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के माध्यम से ये क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, टूटने की वजह से क्या होगा, पेन होगा। इसी वजह से पीरियड्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पेन भी होता है। ठीक है, पेन भी होता है, और ब्लड के माध्यम से ये सारी लाइन जो है शेड हो जाएगी। शेड माने टूट के बाहर आ जाएगी। समझ में आया? तो ये होता है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब थोड़ी टेक्निकल समझ लो। ठीक, एक टर्म होता है मेनार्क। ठीक है, मेनार्क। ठीक है, एक टर्म होता है क्या, मेनार्क। ठीक, मेनार्क, अब ये टेक्निकल शब्द हैं। ठीक है, ऐसे मैंने समझा दिया, अब टेक्निकल शब्द समझ लो, क्योंकि एग्जाम में तो टेक्निकल टर्म्स आएंगे। मेनार्क होता है कि जब कोई भी लड़की प्यूबर्टी की एज स्टार्ट होती है, मतलब 9 से 13 साल की जो उम्र होती है। ठीक, जब उसके जो है यहाँ से ओवरी से हर एक महीने अंडे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उस एज को हम लोग मेनार्क बोलते हैं। कौन सा है, 9 से 13 साल की उम्र। ठीक है, 9 to 3, इस एज को हम लोग मेनार्क बोलते हैं। समझ में आए? ठीक है, क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। एक टर्म होता है मीनोपॉज। ठीक है, मीनोपॉज। ठीक है, पॉज माने रुक जाना। ठीक है, पॉज माने रुक जाना, तो क्या होगा, यही चीज रुक जाना। कब, मान लो 45 से 50 या 55 साल। ठीक है, 45 से 55 साल। ठीक है, एक बात और तुमको समझ लो, देखो ये क्या है, बायो है। ठीक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ हमेशा वेरिएशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिखाया 9 से 13 साल। ठीक है, 9 से 13 साल। अभी क्या हो रहा है कि अभी एनवायरनमेंट चेंज की होने की वजह से, खान पीन की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत सी ऐसी लड़कियां हो रही हैं जिसमें क्या होता है, 9 नहीं 8 से ही शुरू हो रहा है। बहुत हो रही हैं जिनका 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, ये 13 नहीं, हो सकता है 14-15 में हो। ठीक है, तो ये क्या है, लाइफ स्टाइल की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये कोई मतलब बिल्कुल सेट पैटर्न नहीं कि 9 से 13 मीन्स 9 से 13 ही होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से मीनोपॉज 45 से 55 साल, मतलब 45 से 55 साल क्या है, इसमें क्या होगा, 45 से 55 साल तक ये रहेगा। माने मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में ही पीरियड्स होंगे, और पीरियड्स होंगे, जब तक पीरियड्स होंगे तब तक कोई भी स्त्री मां बन सकती है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि जब 45 ये मीनोपॉज हो जाएगा, माने पीरियड्स होना रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, कोई भी स्त्री मां फिर नहीं बन सकती है। लेकिन पुरुषों में क्या होता है, और उल्टा होता है, पुरुषों में स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक, चलो आगे समझो। अब आगे कुछ चीजें हैं, वो चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल माने जो या मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले फेज समझो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक, मेंस्ट्रुअल फेज माने होता है कब से कब तक होता है, तो ये होता है लगभग 2 से लेके 5 दिन तक। ठीक है, डेज। ठीक है, डेज जब स्टार्ट होते हैं, किसी के 2 दिन होगा, किसी दिन 5 दिन होगा, तो मेंस्ट्रुअल फेज माने होता है कितने दिनों तक लगभग होते हैं। क्लियर है?
मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कि उसको कितने दिनों के बाद में फिर से पीरियड स्टार्ट होंगे, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा समझना, इसको जरा मिटा लें, ध्यान से समझना, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज समझ लो, साइकिल मतलब क्या होता है, मान लो किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की है, ठीक है। नॉर्मली जो किताबों में या नॉर्मली माना जाता है वो 28 दिन की माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 28 से 35 दिन का नॉर्मली माना जाता है, ठीक है, 28 से 35 दिन का, ठीक। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 1 तारीख को जो है पीरियड्स स्टार्ट हुए, जिस दिन स्टार्ट हुए पहला फर्स्ट डे होता है उसको माना जाता है, ठीक है, और 28 दिन तक उसके पीरियड चलेंगे, ठीक है। 28 दिन के बाद में 29वें दिन में जो है 29th डे को उसका पहला पीरियड फिर से आएगा, ठीक है। तो उसका साइकिल क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, 28 दिन का, ठीक। किसी का मान लो 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, लेकिन मान लो 30 तारीख तक चला, उसका 1 तारीख को मान लो अगला पीरियड होगा, तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की हो गई, ठीक है। ऐसे करके मान लो किसी का 35 दिन तक चला, ठीक, तो उसकी क्या हो जाएगी, 35 दिन का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। क्लियर है। कैसे निर्धारित करते हैं, ठीक, अच्छा निर्धारित नहीं, कैसे, अच्छा अब एक और बात समझ लो, ठीक है, एक और बात समझ लो कि जो फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन पीरियड माने या फ्यूजन का पीरियड, या मान लो कहते हैं डॉक्टर से पूछा जाता है कि गायनोकोलॉजिस्ट है उनसे पूछा जाता है कि बताओ कि ये जो फ्यूजन होगा, ये एग तो निकल आया, तो कौन सा वो एप्रोप्रिएट दिन होता है जब ये फ्यूजन होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। किस समय पर प्रेगनेंसी, जैसे मान लो बहुत लोग होते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करने का काम करते हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान करना है तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर लोग उनको बताते हैं कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है, कैसे करना होता है। जैसे मान लो किसी का जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 33 डेज का है, ठीक है, 33 डेज का मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो क्या करना है, 33 में से 14 डेज को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, 13 में से क्या 9 बचा, और 2 में से क्या 9, माने 19, ठीक, मतलब 19th जो डे होगा इसका, ठीक है, 19 जब से स्टार्ट, मान लो 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो 1 से 19 तारीख, और प्लस माइनस 3 मतलब 90s, मतलब ये लगभग 16 से लेके 22 तारीख के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, उस समय क्या होगा, इनका प्रेगनेंसी प्लान करने में सफल होंगे। समझ में आया, ठीक है, प्रेगनेंसी प्लान करने में सफल होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हो गया है, ठीक है। चलो आगे एक और बातें समझ लो, देखो ये ओवरी है, ये ठीक है, ओवरी है, और ये यूट्रस है, इसके और इसके बीच में एक जो है एक वो पाइप जोड़ती है, जो पाइप जोड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं मेसिवोरियम, ठीक है, मेसिवोरियम। अच्छा एक बात और याद आ गई, उसको भी यही समझ लो, ठीक है, उसको भी यही समझ लो, ठीक। देखो वो बात ये क्या है, आपने सुना होगा नसबंदी का प्रोग्राम, ठीक है, नसबंदी का प्रोग्राम इंदिरा गांधी के समय बड़ा चर्चे में आया था, उसी वजह सरकार भी चली गई थी, है नहीं। नसबंदी का प्रोग्राम, हमें उससे राजनीति से मतलब नहीं है। नसबंदी क्या होती है जरा समझ लो। नसबंदी मीन्स होता है, नसबंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस क्या करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो फीमेल की बात करें पहले, ठीक, फीमेल की बात ये करें कि भाई देखो ये हर महीने एग निकलेगा, ठीक, हर महीने एग निकलेगा, इधर से स्पर्म जाएगा और ये फ्यूज हुआ, यहाँ चलाया, फीटस बना, बेबी बना, डिलीवरी होगा। क्लियर है। पता चला अर्ली एज में शादी हो गई, बार बार जो है सेक्स हो रहा है, बार बार जो है ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बच्चे पर वजह पर क्रिकेट टीम इकट्ठा कर दिए, तो इसी वजह से ये क्रिकेट टीम न इकट्ठा हो जाए, इसी वजह से क्या होता है, ये नसबंदी कराई जाती है, ठीक। नसबंदी में क्या होता है कि ये जो ट्यूब है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है, इसको जो है काट के इसमें बांध दिया जाता है, ठीक है, काट देंगे, ठीक है, ऐसे काट देंगे। काटने की वजह से क्या होगा कि अब ये एग, पहली बात तो ये एग तो बात की बात, क्योंकि एग तो जा ही नहीं रहा है, तो अब जब ये काट देंगे तो क्या होगा, काट के यहाँ पर क्या होता है, नॉट कर देंगे, बांध देंगे,
ठीक है, बांध देंगे। अब क्या होगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म यहीं तक रह जाएगा, स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएगा। क्लियर है, स्पर्म जा नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, फिर चाहे जितना सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा फिर उसमें क्या होगा कि स्पर्म जाएगा ही नहीं आगे, तो जिसकी वजह से फ्यूजन होगा नहीं। समझ में आए, इसकी वजह से फ्यूजन होगा नहीं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से अगर बात करें मेल्स की, ठीक है, तो मेल्स में क्या होता था, मेल्स में जो ये टेस्टिस होते थे, ठीक है, मेल्स में जो ये टेस्टिस होते थे, हमने बताया था एक पाइप था, ठीक है, ये एक ऐसे करके पाइप था ना, ये ऐसे करके ऐसे होता था ना, यहाँ पर टेस्टिस में क्या स्पर्म बनता था, ठीक है, और यहाँ स्टोर होता था एपिडिडाइमिस में, और यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सी पाइप थी, वैस डिफरेंस होती थी। यही जो पाइप होती है, इसी पाइप को क्या करेंगे, इसी पाइप को काट देंगे, ठीक, काट देंगे तो क्या हुआ, स्पर्म निकला तो, लेकिन स्पर्म गया ही नहीं आगे, ठीक, स्पर्म आगे गया ही नहीं क्योंकि यहाँ से कनेक्शन ही कट हो गया है, ठीक है, इस वजह से स्पर्म जाएगा नहीं, तो आगे क्या होगा, अंडे से मिलेगा नहीं, फ्यूज होगा नहीं। समझ में आया, ये होता है, इसको कहते हैं क्या, नसबंदी, ठीक है, नसबंदी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है पूरी बात, और कोई चीज़ें। अच्छा, एक बात और समझ लो, अगर हम एक हार्मोन, इसमें क्वेश्चन आता है कि बताओ फीमेल उसका जो है जो सेक्सुअल हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है। मैं आपको पढ़ा रहा था हार्मोन, तो मैंने बताया था आपको LH हार्मोन होता है, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हमने बताया था 2 तरीके का हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल्स में होता है और प्रोजेस्टेरॉन में। एस्ट्रोजन जो है सिर्फ फीमेल्स में होगा और ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये इतना स्ट्रांग होता है, इसी वजह से कहा जाता है महिलाओं को आदिशक्ति, ठीक, क्योंकि यही एस्ट्रोजन जो होता है ये क्या करेगा, ये हमारी जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। समझ में आए, ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। फीमेल्स में जो है अंडे को जो है, इसका जो ये एग है इसको जो है फ्यूज कराने में मदद करता है, अंडे को रिलीज कराने में मदद करता है, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने में मदद करता है, कौन, या एस्ट्रोजन करता है, ठीक है, और साइज में भी बनाने में, शेप में भी बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कराने में मदद करता है, ठीक, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है जो भी रिलेटेड होती हैं फीमेल से, वो सारी चीज़ को रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये एस्ट्रोजन होता है। इसी वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। अच्छा, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन होता है। दूसरी बात, कॉन्ट्रीसेप्टिव पिल्स माने गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है, कॉन्ट्रीसेप्टिव पिल्स टीस होती है ना, गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें यही प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्भधारण नहीं हो पाता है। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रीसेप्टिव पिल्स। समझ में आया, ठीक, चलो ये तुम्हारा चैप्टर था। इसके अलावा एक और चीज समझ लो, एक आता है IVF, ठीक है, IVF के बारे में कुछ नहीं होता है, ठीक है। IVF माने होता है कि जब नॉर्मल तरीके से ये जो है अंडा है और स्पर्म आया फ्यूज नहीं हो पाता है, तो यही चीज़ क्या होता है, ये बाहर मशीन के द्वारा किया जाता है। बाहर मशीन के द्वारा कह दो, या तो हम लोग कहते हैं उसको टेस्ट ट्यूब के द्वारा कह दो, ठीक है। यही प्रोसेस जो है ये दोनों को मिलाने का काम करते हैं, कहाँ, बाहर करते हैं, ठीक है, लैब में करते हैं, उसी को हम लोग IVF बोलते हैं। IVF का जो है फुल फॉर्म जो होता है यही इंपॉर्टेंट होता है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर ख़त्म हुआ। चैप्टर के साथ साथ में मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बायो भी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे
जो हम लोगों को करना था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगभग सभी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक बचा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बचा है, ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ बचा हुआ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ छूट रहा हो, तो एक बार सभी लोग सारे वीडियो देखना और उसके बाद में देख के बताना कि कोई भी चीज़ अगर रह गई हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना ताकि हम उसको कवर कर सकें। अदरवाइज मेरी तरफ से जो है अब बायो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम लोग जो है अगली क्लास से, हो सकता है कि आपको अगली क्लास जो है नेक्स्ट, भले क्योंकि फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, थोड़ी तैयारी करके हम लोग जो है भले कल या परसों ना मिल पाए तो मतलब 1-2 दिन में आपको फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो फिर फिजिक्स पूरी अच्छे से चलेगी। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। सभी लोग अच्छे से देखा करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच।